Hello students, I am Alok and today we are going to start our first class of social science. So listen carefully all the fact and figures what I am going to tell you. First we see content of your book. So there are three units, Unit 1 Geography, Unit 2 History and Unit 3 Civics. In geography, we will learn resources, natural resources, mineral and power resources, agriculture, etc. And in history, we will learn about British Empire, colonial army, colonialism, craft and industry, revolt of 1857, etc. And in civics, we will learn about the Indian Constitution, judiciary, police and the court, union, legislature and executive, etc. So first we start our chapter first of geography, that is resources. Let me start chapter first, resources. Since the dawn of civilization, man is dependent upon nature for his survival. अगर हम बात करें सिविलाइजेशन के समय से ही मैन जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए नेचर पर डिपेंड हो गया. He has struggled hard and extracted material from nature which could be processed into product. उसने बहुत स्ट्रगल किया और जो भी मटेरियल उसको रिक्वायर्ड थे वो नेचर से एक्सट्रैक्ट किए, नेचर से लिए और फिर उन्हें प्रोसेस्ड किया प्रोडक्ट्स में. With the passage of time, human has made unbelievable progress on the technological front, thus on the economical front as well. समय के साथ साथ उसने अनबिलीवेबल प्रोग्रेस की, ना कि टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी. दिस हैज़ हेल्प्ड हिम टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इस सब ने उसे हेल्प किया ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सके. ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे पास. अब हम बात करें टर्म रिसोर्स की, तो ये लैटिन वर्ड रिसर्च से ड्राइव्ड हुआ है जिसका मीनिंग होता है राइज अगेन, मीन्स दोबारा उठो. और ये क्लोजली लिंक्ड है एक अदर फ्रेंच वर्ड से जिसको बोला जाता है रिसोर्ट, RESOURTE, जिसका मतलब होता है टू रिलाइव, मीन्स त्याग करना. अब हम देखें कि जो रिसोर्सेज नेचुरली ऑकर होते हैं बिना किसी मैन की हेल्प से, तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. The term resources usually refers to natural substance which occur in the air, in water or on the land. अब हम बात करें रिसोर्सेज टर्म की, तो ये जनरली नेचुरल सब्सटेंस को रेफर करते हैं, मीन्स प्राकृतिक तत्व को जो हमें एयर से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं और लैंड पे मिलते हैं. अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें इंक्लूड होते हैं रॉ मटेरियल्स जैसे कि फ्यूल्स एंड मिनरल्स. और अगर हम बात करें रेन की, विंड की, सनलाइट की, सॉइल की और वेजिटेशन की, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. कई बार हम इसको वाइड टर्म में देखते हैं, एक विस्तृत संभावना इसकी देखते हैं, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स टर्म भी इंक्लूड हो जाता है. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमंस, जिनको हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, और साथ में मशीनरी और कैपिटल को भी हम रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं. In this way, natural resource become resource when we start using them to fulfill our needs. अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. Thus, we can say that a resource is anything that has some value or use for human. तो हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज कोई ऐसी चीज़ हैं जिनकी कुछ वैल्यू है और जो ह्यूमन्स यूज़ करते हैं. Now we come on value of resources. A resources has a value attached to it which can be of different types such as legal value, aesthetic value, ethical value and economical value. अब value of resources में resources को अलग अलग वैल्यू दी गई है जैसे लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इथिकल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू. इन चारों को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे आगे. सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल वैल्यू की. लीगल वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स मीन्स द इम्पोर्टेंस गिवन टू इट बाय द गवर्नमेंट. अगर किसी रिसोर्स को गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस दी है तो उसे क्या बोलेंगे? लीगल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. जैसे हम बात कर रहे हैं एयर की, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास क्लीन एयर रहे, क्लीन वाटर रहे और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहे. इस सबको गवर्नमेंट ने लीगल वैल्यू दी हुई है.
तो गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से लॉ भी बनाए हैं, जैसे व्हीकल्स को पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो इससे जो एयर है, वाटर है और हमारा एनवायरनमेंट है, उसको क्लीन रखने के लिए इसे लीगल वैल्यू दी गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं एस्थेटिक वैल्यू पे। एस्थेटिक मीन्स होता है ब्यूटी, सौंदर्य। तो हम बात करें सी की, लेक्स की, माउंटेन्स की, नेशनल पार्क्स की, तो इनको इम्पोर्टेंस दी गई है। ये सब सारी चीज़ें पहचानी जाती हैं अपनी ब्यूटी के लिए। तो इनको, इनकी साफ़ सफाई जो होती है वो इनकी एस्थेटिक वैल्यू है, उसी डायरेक्शन में इनकी साफ़ सफाई की जाती है। अब देखते हैं हम एथिकल वैल्यू। एथिकल मीन्स क्या होता है? समथिंग इज़ राइट और नॉट, मतलब क्या गलत है क्या सही है, ये हमने कुछ चीज़ें डिसाइड करके रखी हैं। जैसे आपको ही पता होगा कि फॉरेस्ट को काटना सही है या गलत है, किसी एनिमल को परेशान करना सही है या गलत है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है? मोरल वैल्यूज़। तो जब हम अपने रिसोर्सेज को इसके अकॉर्डिंग वैल्यू करते हैं तो उसे बोला जाता है एथिकल वैल्यू, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज की वैल्यू करते हैं। लास्ट वन इज इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू, अब हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, और भी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने में। तो अब हम रिसोर्सेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं? अपने कंफर्ट के लिए या पैसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की वैल्यू कैसी हो जाती है? इकोनॉमिक वैल्यू। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो जो रिसोर्सेज हैं इनको क्लासिफाइड किया गया है 5 बेसिस पे। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड इज बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, थर्ड इज बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, एंड फिफ्थ इज बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वी सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब नेचुरल बेस जो रिसोर्सेज हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो बायोटिक हैं या अबायोटिक हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कहलाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसे हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, ह्यूमन बींग्स की, तो ये सारे कैसे रिसोर्सेज हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। हम बायोटिक का मीनिंग जानते हैं। बायोटिक मीन्स क्या होता है? समवन हैज़ लाइफ। तो जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं उनमें वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ लाइफ है। उसके बाद हम कहेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग एज दे डू नॉट कंटेन लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग है जिनमें कोई लाइफ नहीं है, जैसे वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, रॉक्स, मिनरल्स, एसेट्रा। लेट वी सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। So first one is renewable or inexhaustible resources. Resources that can be renewed or replenished quickly, such as sunlight and forest, are renewable resources. ऐसे resources जिनको हम renew कर सकते हैं या फिर जिनको हम फिर से सेटअप कर सकते हैं, उनको हम renewable resources या inexhaustible resources बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें ट्रीज़ की, तो अगर फॉरेस्ट को हम कट करते हैं तो उसको दोबारा फॉरेस्ट को लगा भी सकते हैं, पेड़ हम दोबारा लगा भी सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो रेट ऑफ रिन्यूएबिलिटी है उससे ज़्यादा कंजप्शन नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे ही सेकंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम एक बार यूज़ कर सकें फिर दोबारा उन्हें यूज़ नहीं कर सकते या फिर दोबारा वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। जैसे हम बात करें कोल की, पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की, तो ये एक बार अगर माइन से बाहर आ जाती हैं तो दोबारा फिर इनको, उसी चीज़ को दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। लेट बी सी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट की स्टेज पे नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज पोटेंशियल, सेकंड इज एक्चुअल। अगर हम बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो ये किसी एक रीजन में फाइंड किए जाते हैं बट उनका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या रिसोर्सेज होंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करें टाइडल एनर्जी की,
सी और ओशियन में जो टाइड्स आते हैं, आपने सुना होगा लो एंड टाइड्स, तो हाई टाइड से हाई एनर्जी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस एनर्जी को टैप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे ही है सोलर एनर्जी, लेकिन सोलर एनर्जी को तो अब इंडिया में हमने टैप कर लिया है इसकी एनर्जी को, जैसे कि नागरकोइल तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट पे देखें तो लॉन्ग चेन ऑफ विंड मिल्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम समझ गए, जिनमें हम काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज, अब ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से सर्वे किया हुआ है और इनको टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर पा रहे हैं, एक्चुअल यूज़ पे ले पा रहे हैं, तो इन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे कोल डिपॉजिट ऑफ रर वेस्टफालियन जर्मनी, दामोदर वैली कोल्ड फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ऑयल इन द मिडिल ईस्ट, आयरन ओर इन द क्रोवाय रोक इन द यूक्रेन। तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज, हमें पता है कि ये रिसोर्सेज कहाँ हैं, हमने सर्वे कर लिया है और उनका टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर पा रहे हैं। सो दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजिबिलिटी। तो अगर हम यूजिबिलिटी की बात करें तो रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज फूड आर्टिकल, सेकंड इज रॉ मटेरियल, थर्ड वन इज एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम बात करें फूड आर्टिकल्स की, तो जब हम रिसोर्सेज को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा फूड आर्टिकल्स कहलाएगा, जैसे सैरल्स, बेवरेजेस, वेजिटेबल, मिल्क, इन सबको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? फूड आर्टिकल्स। उसके बाद हम करें रॉ मटेरियल की, तो जो रिसोर्सेज हम फाइनल गुड या फिनिश्ड गुड बनाने में यूज़ करते हैं उनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे हम बात करें तो आयरन, कोल और लाइमस्टोन ये हम अर्थ से लेते हैं। सिल्क, वूल, हाइड, फर्स एंड आइवरी ये हम जानवरों से लेते हैं। और अगर हम बात करें खेती से हम क्या क्या लेते हैं? शुगर कैन, टोबैको, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एंड रबर। तो और इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं? एज अ रॉ मटेरियल, किसी फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए। जैसे शक्कर को बनाने के लिए हम शुगर कैन का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? रॉ मटेरियल्स। अब आ जाते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो आपने देखा होगा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ट्रैक्टर्स के लिए डीजल लगता है। माइनिंग की बात करें तो जो बड़ी बड़ी मशीनें वर्क कर रही हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, डीजल वगैरह लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें भी हमें अलग अलग रिसोर्सेज लगेंगे, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सभी के लिए हमें कोई ना कोई रिसोर्सेज लगते हैं। तो जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी रिसोर्सेज। जो हमारी इन एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं वो सारे रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज से कहलाते हैं। कोल भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पेट्रोलियम भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, नेचुरल गैस भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें की बात करें तो ये एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बेसिस पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेज बताए हुए हैं। फर्स्ट इज यूबिक्विटस, सेकंड इज लोकलाइज्ड। अब बात करें हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज की, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। जैसे हम बात करें वाटर की, एयर की, सन एनर्जी की, तो हम अगर इंडिया में हो चाहे अमेरिका में, ये रिसोर्सेज तो हमें हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है? यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब बात करें हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की, तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर किसी एरिया में मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड। जैसे हम बात करें गोल्ड की, तो हमें पता है साउथ अफ्रीका में ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है खदानों में। तो इस टाइप के रिसोर्सेज जो किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जोग्राफिकल या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पाए जाते हैं। We have learned classification of natural resources. Now we see other resources. Human resource. Human resources also are natural resource. Human resource को natural resource बोला गया है। अब human resource का actual meaning होता क्या है? Human जिसको हम एज अ रिसोर्स यूज़ करें हम उसे ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। जैसे हम बात करें डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, ये भी हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं।
इनको भी हम इनको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी में लगा रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल और इनके द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी की मदद से हम नेचुरल रिसोर्स का फुली यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नाउ वी सी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन ने मेड किया है उन्हें हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जैसे हम बात करें बिल्डिंग्स की, रोड्स की, ब्रिजेस की, मशीनरीज की, व्हीकल्स की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दीज आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम ह्यूमंस ने डेवलप किया है, हम ह्यूमंस ने बनाया है। देयर इज अनदर टॉपिक फॉर यू, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ कंपेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। मीन्स जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, या फिर हम बोलें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज का यूजेज भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर करता है हमारे रेट ऑफ ग्रोथ को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज को। अगर हम बोलें कि कोई प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो वो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही होगा। जैसे हम बात करें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर की, तो यहाँ पे लोगों ने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया है। इनके पास वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। नाउ वी सी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने बात की रिसोर्सेज की और उनका यूज़ क्या क्या है उसकी। हमें बात करना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज को कैसे हमें बचाना है। तो हमने देखा कि रिसोर्सेज जो हैं, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जैसे जैसे हमारी वेल्थ बढ़ रही है, जैसे जैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को उतनी तेज़ी से ही और यूज़ करने में लगे हुए हैं। तो उससे डर क्या है? डर ये है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस और आयरन, तो ये रिसोर्सेज जो हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल का मीन्स होता है कि फ्यूचर जनरेशन को सोच के कि करंट में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं? तो दीज आर द स्टेप। देयर शुड बी अ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, when there is a peace in a country, the people feel free enough to concentrate on positive activity. Knowledge should be disseminated among people so that resources can be used optimally. For example, the Panchayati Raj system in India is helping to spread knowledge in the village about the better technique of agriculture production, being reducing consumption, recycling, reusing things. There should be no wastage of drinking water. Waste paper should be recycled as it's required cutting of forest to manufacture new paper. Bulb, fans etc. should be switched off when they are not required. तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि हम सस्टेनेबल यूज़ करें इनका। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बनाए रखें, क्योंकि अगर किसी कंट्री में पीस होगी, हारमोनी होगी, तभी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ पे हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब पंचायती राज सिस्टम जो था उसके बेसिस पे हम लोगों को नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर को हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का कम यूज़ किए बगैर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं। और हम रिसोर्सेज का कंजप्शन जब करें तो उनको रिसाइकलिंग और रीयूजिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ड्रिंकिंग वाटर का ज़्यादा वेस्ट ना करें। और जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ना हो, तो बल्ब और फैंस वगैरह को स्विच ऑफ कर दें। सो दिस वाज आवर चैप्टर। आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। अब सेल्फ एवेल्यूएशन, जो ये आपको एक्सरसाइज दी गई हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट आइदर ट्रू और फॉल्स।
ये सारी एक्सरसाइज आपको वीडियो की हेल्प से खुद ही करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।